आज एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने खास कार्यक्रम दिल से में। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जो हिंदी साहित्य, हिंदी मंचों की बहुत बड़ी पहचान और बहुत बड़ा नाम बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के पिलखुआ से निकलने वाला यह नाम शिक्षा जगत में, साहित्य जगत में इस कदर छाया है कि एक दो नहीं बल्कि कई देशों में इनके नाम की धूम है। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल का बहुत स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद अभिलाष खास कार्यक्रम में। शुक्ल जी, आपने दर्शकों को बता दें कि जो साहित्य या कवि सम्मेलन शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए नया नाम नहीं है, पर जो मेरे नए दर्शक हैं उनसे थोड़ा तारुफ करा देता हूं मैं प्रवीण जी का। कम से कम 27 किताबें इनकी नुमाया हो चुकी हैं, 20 से ज्यादा देशों की यात्राएं कर चुके हैं। देश के हर हिस्से में आपको पाठ करते हुए कविता का मिल जाएंगे। व्यंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उसके अलावा ऐसा कोई रस नहीं जिसमें वो लिखते नहीं है, जिसमें उन्हें महारत हासिल नहीं है। और शिक्षा के क्षेत्र में गुरु थे और अपना काम करते 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 साहित्य में भी आप गुरुत्व को प्राप्त हो चुके हैं। जी धन्यवाद। तो प्रवीण जी के बहुत सी चीजें हैं जो बताऊंगा, लेकिन चूंकि मैं जानता हूं कि हमारे दर्शक प्रवीण जी को सुनना पहले चाहते हैं। प्रवीण जी, तो कहां से शुरुआत करेंगे आपकी? अभी तो आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बतानी है, पर मैं चाहता हूं कि दर्शकों को और आपके बीच बाधा ना बनूं। जी, आप कोई अपनी हस्ताक्षर कविता सुनाए हमारे दर्शकों को। मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं अभिलाष जी, और जैसा आपने बताया भी कि हास्य व्यंग के रूप में मेरी मूल रूप से पहचान रही जी। उसके बाद मैंने बहुत सारे रसों में लिखा। अब हास्य व्यंग की पहचान से ही शुरू करता हूं। बिल्कुल, स्वागत है। देखिए, एक ऐसी कविता है, इसमें पहली पंक्ति जिस शब्द पर समाप्त होगी दूसरी वहीं से शुरू होगी। बहुत अच्छा। इसे हमारे यहाँ सिंहावलोकन छंद कहा जाता है। वाह। तो देखिए, आपको आनंद आएगा। रोटी शीर्षक की कविता है और मैं रोटी सुनाता हूं आपको। रोटी पर शुरू, कविता रोटी पर खत्म होगी और पहली पंक्ति जिस शब्द पर खत्म होगी दूसरी वहीं से शुरू प्रारंभ होगी। वाह। कि रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी, मोटी को भी खाता है भूखा थका आदमी। आदमी में आती जाती रात दिन ही कमी, कमी है कि और होवे पैसा। पैसे से ले लूं एक वायुयान जैसा, वायुयान जैसे मैं रात दिन घूमू होटलों में और बोतलों को चूमू झूमू नाचू गाऊं ताता ताता थैया। थैया के लिए कुछ और हो रुपैया, रुपये के भरे हो मैं बक्से गरम से हो बिगड़े करम से ही चूम लूं मैं चोटी। चोटी पे भी तो खाएगा वही 4 रोटी। क्या दर्शन है इस व्यंग में, क्या दर्शन है कि कहीं पहुंच जाए आदमी, भूख उतनी है दौड़ इतनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारी किताबें आपने लिखी हैं प्रवीण जी। स्वर एहसासों के, तुम्हारी आंखों के आंसू, क्या कहेगी हवा, यात्राएं लिखी, वृत्तांत लिखे, शोध लिखे, ग्रंथ लिखे, गांधी और गांधीगिरी बड़ा फेमस रहा। और जो शुरुआती आपका रहा हंसते हंसाते रहो, कहां वे कहां ये तमाम चीजें। तो आपको साहित्य सृजन में इन किताबों को लिखने में सबसे ज्यादा आनंद कहां आता है, और कौन सी किताब आपको लगता है, कौन सी रचना आपको लगती है आपके दिल के करीब है? यदि मुझसे ये पूछा जाए कि तुम्हें सबसे श्रेष्ठ किताब कौन सी लगती है, तो उस किताब का नाम मुझे लगता है काव्य की दृष्टि से है हंसते हंसाते रहो। हंसते हंसाते रहो। और जो गद्य की मेरी किताबें हैं उसमें गांधी और मैनेजमेंट ऐसी की पुस्तक है जिसका 12 भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो कविता में हंसते हंसाते रहो और गद्य में हमारी गांधी और मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया। और देखिए, ये जो एक शिक्षा के प्रति, साहित्य के लिए जो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल हिंदुस्तान में उसकी सराहना हो रही है। हाल ही में मुझे जानकारी मिली है कि न्यूयॉर्क के जो भारतीय राजदूत हैं उन्होंने आपको वहां सम्मानित किया है। मैनहट्टन में काव्य गौरव सम्मान आपको दिया गया। जी। तो उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और ऐसे ही आप हमारे देश का नाम रोशन करिए, विदेशों में हिंदी का नाम रोशन करिए। बड़ा अच्छा लगता है। एक गजल कैसे कह दूं थक गया हूं मैं, हर महानायक हो, महान नेता हो, हर आदमी उसको उससे जोड़ता है। तो जरा वो सुनाइए, कैसे कह दूं थक गया हूं। अभिलाष जी, यह रचना मेरी बड़ी लोकप्रिय हुई और इसको असंख्य लोगों ने दोहराया है। मैं सुनाता हूं आपको। ये मैंने न्यूयॉर्क में जब मेरा सम्मान हुआ था वहां भी सुनाई जी। मैंने कहा कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं। जाने किस किस का हौसला हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। दाग खुद के छिपाए फिरता है और कहता है आईना हूं मैं। तेरे किस काम के हैं चारागर, जिसे आपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम किया हो उसे ये पंक्तियां सुनाइएगा।
मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, यदि आपने मन से सच्चा प्रेम किया है तो आपके प्रेम की खुशबू इन पंक्तियों के बाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने लिखा कि तेरे किस काम के हैं चारागर, तेरे हर रोग की दवा हूं मैं, और मुझसे गम दूर दूर रहते हैं। हास्य व्यंग का कवि भी हूं ना, और गंभीरता की बात भी करता हूं। तो इसलिए मैंने लिखा कि मुझसे गम दूर 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 रहते हैं, जानते हैं कि कह कहां हूं मैं। वाह। जानते हैं कि कह कहां हूं मैं, और तू मेरी रूह में समाया है। कि तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी रूह में समाया है। सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं, और तुझको मंजिल मुझी से मिलनी है, तेरी मंजिल का रास्ता हूं मैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला। बहुत बढ़िया। एक बड़ी अच्छी चीज अभी चर्चा के दौरान मुझे पता चली कि पीएचडी व्यंग में की है प्रवीण जी ने, और एक ऐसा भी लम्हा आया जब जिस पर व्यंग में पीएचडी की अशोक चक्रधर जी की व्यंग चेतना, इस पर यह सब्जेक्ट था इनका। अशोक चक्रधर जी जिस कवि सम्मेलन में थे उसमें आप भी थे, और जिनके अंडर में रह करके, यानी कि कुंवर बेचैन साहब के अंडर में जो आपके गुरु थे, ये तीनों एक ही मंच पर कविता पढ़ रहे थे। तो ये इससे बड़ा सौभाग्य एक स्टूडेंट के लिए क्या होगा। निश्चित रूप से अभिलाष जी, मैं बड़ा अभिभूत हूं। ये जानकारी आपने भी मुझ तक पहुंचाई। ऐसा जब जब मंच पर हुआ तो मेरे लिए वो गौरव का क्षण था कि मेरे दो गुरु एक साथ हैं। और कई बार चूंकि मुझे बतौर संचालक बुलाया जाता है, तो ये भी हुआ कि मैं संचालक की भूमिका में था, और जिनसे प्रभावित होकर मैं कविता की दुनिया में आया उनको बुलाने वाला भी हूं। एक पर पीएचडी की और एक करवाने वाला है। बहुत बढ़िया। तो ये भी मेरे लिए बहुत गौरव की और बड़ी खुशी की, आनंद की बात रही। बहुत अच्छी बात है। ना कोई जीत अंतिम, ना कोई हार भी अंतिम। तो ये मेरा मुक्तक है जी अभिलाष जी, और बहुत पॉपुलर हुआ है। ग्राफिकेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में तो 225 बोर्ड उसके कुलाधिपति जी ने लगवाए। पंक्तियां यूं हैं कि जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम। वाह। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम। जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी हार अंतिम। बहुत बढ़िया। तो एक मेरी जिंदगी का भी संस्मरण है जी। एक छोटी सी कविता सुनाता हूं आपको। स्वागत है। तो वो मैंने अभी पढ़ी थी एक कार्यक्रम में, और उस कार्यक्रम के बाद में एक पति पत्नी, जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ मेरे पास आए। उन्होंने कहा हम आपस में डाइवोर्स लेना चाहते थे, लेकिन आपकी इस कविता सुनने के बाद हमने निर्णय की लिया है कि हम डाइवोर्स नहीं लेंगे और दोबारा से एक बार जिंदगी को मिलकर आगे बढ़ाएंगे। वो कविता सुनाता हूं। बिल्कुल स्वागत है। कोयल का रंग होता है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। सहम जाना जरा सी आहट पर होता है हिरन का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। वाह। नहीं होता किसी बया के पास किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला, लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला। इसलिए कभी भी कोयल को ना देना उसके रूप पर ताना, बया से ना कहना क्या आता है तुम्हें कोयल जैसा गाना, मोर से ना कहना बया जैसा घोंसला बनाओ, और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाचकर दिखाओ। विशेष विशेषता जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। क्या बात। इसलिए इस प्रकृति में जब भी जिसका भी थामो हाथ, उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ। क्या बात है। प्रवीण जी ने एक ऐसी नाजुक सी बात कही है जिसमें आप कहते हैं कि आईना हूं मैं। हाँ। वो बहुत अच्छी, जरा मुझे एक बार अपने दर्शकों को हमारे सुनाइए। मैंने कहा था कि दाग खुद के छिपाए फिरता है, और कहता है आईना हूं मैं। और आईने को लेकर मैंने कई शेर कहे, कई बातें कही। कहीं ये भी लिखा कि जिसे मन से नहीं पकड़ो वो दामन छूट जाता है, जिसे लेकर रहे उलझन वो रिश्ता रूठ जाता है, इसे रखना हिफाजत से, मोहब्बत है वो आईना, जो इसमें बाल भी आ जाए शीशा टूट जाता है। चलिए अब आते हैं उस
उस तरफ जो कहते हैं ना कि आपके, मुझे लगता है साहित्य जीवन में जो एक बहुत मकबूल भीष्म प्रतिज्ञा जो आपने कर दिया, एक कुछ ऐसी चीज जो वाकई में सदियों में एक आध बार लिखी जाती है। जी, कृष्ण भीष्म और अर्जुन के युद्ध को लेकर है। उसमें एक स्थान पर मैंने लिखा है कि जब तक तेरे रथ पर मैं हूं, हाँ, तुझको जग से डरना क्या। वाह। किससे? अर्जुन से कहा कृष्ण ने। हाँ। जब तक तेरे रथ पर मैं हूं, तुझको जग से डरना क्या। माधव की बातों से अर्जुन में शक्ति संचार हुआ, कांधे पर गांडीव सजाकर लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में वीरों ने निज प्राणों की आहुति दी। पितामह ने अर्जुन को देखा रथ की धीमी गति की, रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन को आशीष दिए, छलकी आंखों को मींच लिया और अगले ही क्षण तुणीर से भी बाणों को खींच लिया। चढ़ा धनुष पर बाण उन्होंने खींचा जब प्रत्यंचा को, बिजली कड़की सैनिक बोले डर करके भागो भागो। शस्त्रों की वर्षा से अंबर आतुर था फट जाने को, रत्नाकर में उठी हिलोरे नील गगन छुआने को। शैल शिखर तक ध्वनि तरंगों से टकरा कर गिरते थे, लगता था उस रोज युद्ध में काले बादल घिरते थे। लगता था कि कुरुक्षेत्र में काले बादल घिरते थे। पितामह के बाणों से पूरा भूमंडल डोल उठा। प्रत्येक वीर ही महासमर में हर हर बम बम बोल उठा। तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन टन। बाण हवा के सीने पर दस्तक देते थे सनन सनन, सनन सनन से और भयानक हो उठती थी मंद पवन। कवच और कुंडल वीरों के बज उठते थे खनन खनन। मस्तक पर अंकुश टकराने से गज करते थे गर्जन। घायल अश्वों की चीखें भी गूंज रही थी हिनन हिनन। भाले चलते ऐसे जैसे बिजली चलती कड़क कड़क। काट रहे थे वीर समर में सिर को धड़ से भड़क भड़क। घनन घनन घनघोर घटा घिरती जाती थी छन छन में। बाण कमान कृपाण गदा से रक्त बहा था कण कण में। उद्यंड चंडनी चंडी माँ के चरणों में नरमुंड चढ़े। बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े। वाह, क्या खूबसूरती से इस्तेमाल किया। उस भीषण रण से ज्वाला की बढ़ती जाती थी भड़कन। पितामह के लोहित लोचन देख बढ़ी दिल की धड़कन। महासमर में दादा ने काटे थे अनगिन मस्तक धड़। दृश्य देखकर आसमान में बादल रोए गरल गरल। चीखें गूंजी थी धरती पर, चीख चीख में क्रंदन था। लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था। लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन। ये देखिए, एक अच्छे और बड़े कवि की पहचान होती है शब्दों से कविताओं को रचते। आपने देखा होगा, ये मैं पहली बार कह रहा हूं और आप कहीं नहीं सुनेंगे ये चीज कि मैंने पहली बार ध्वनियों से कविता रचते इतने खूबसूरत तरीके से देखा है। क्या बात। ध्वनियों से जो कविता रच दे वो प्रवीण शुक्ल हैं। मैं सुन रहा था आपका एक कि तू ही मेरी एफबी है, तू ही मेरी इंस्टा है। हाँ, ये तो मैंने बताया ना अभिलाष जी, मेरा मूल रंग तो वही है। हाँ हाँ, अब उस मूल रंग की तरफ आते हैं। बिल्कुल आते हैं। ओ तू ही मेरी एफबी है, तू ही मेरी इंस्टा है साइट भी, तू ही मेरी और मेरा नेट तू। हाथों में लेकर हाथ हम दोनों साथ साथ, घूमे माल रोड पर दे दे मुझे डेट तू। घूमे माल रोड पर दे दे मुझे डेट तू। तू ही ताज मेरा और मुमताज भी तू मेरी। ओ तू ही ताज मेरा और मुमताज भी तू मेरी। कुतुब मीनार तू है इंडिया का गेट तू। और अगली पंक्ति आपको वैलेंटाइन वीक का एक दिन तो याद आ ही जाएगा। ओ तू ही ताज मेरा और मुमताज भी तू मेरी। कुतुब मीनार तू है इंडिया का गेट तू। चॉकलेट दिवस पे क्या दूं चॉकलेट तुझे। 60 किलो की है खुद मेरी चॉकलेट तू। 60 किलो की है खुद मेरी चॉकलेट तू। एक बार जरा हमारे दर्शकों को वो जरूर सुनाइए कि एक साथ स्वयंवर में जब अलग अलग कवि अपनी अपनी शैली में कविता पढ़ते हैं तो क्या आनंद आता है वो। अरे वाह वाह अभिलाष जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपने मेरे मन की रचना आपने मुझे याद दिला दी। जी, पहली बार मंच पर कल्पना वही है जो भूमिका आपने बता दी। एक लड़की माला लेकर गई है, स्वयंवर कवियों का कविता का शीर्षक है, वो हर कवि के सामने जाती है। तो देखिए, मैंने कल्पना की कि जब वो कवि के सामने माला लेकर गई तो उसने क्या कहा। भाषा, भाव, शैली और शब्द तीनों चीज इसमें वैसी ही हैं जैसे वो कवि हैं। बिल्कुल। मैंने कल्पना की कि लड़की माला लेकर काका हाथरसी जी के सामने गई तो काका जी की हर कविता में काकी आती है और वो 6-6 लाइन के छक्के लिखते थे। तो देखिए काका जी ने अपने भाव लड़की से क्या कहते हुए बिल्कुल स्वागत है कि तू तो मुझको भा गई भाई तेरी चाल, जब से देखा है तुझे मन में है भूचाल। अरे मन में है भूचाल, ठुमक कर डांस कर रहा, पर मन ही मन में मैं तुझसे रोमांस कर रहा। अगर मिले तू कोई तमन्ना रहे ना बाकी,
इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी, इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। बहुत ऐसा कहकर काका हाथरसी जी बच गए। लड़की माला लेकर आगे बढ़ी तो दूसरे कवि ओम प्रकाश आदित्य जी खड़े थे, मेरे काव्य गुरु, उनसे मैंने बहुत सीखा जीवन में, लंबी कदकाठी के स्वामी थे। तो लड़की माला लेकर उनके सामने गई तो देखिए आदित्य जी ने उस लड़की से क्या कहा। ओ तू है छोटी मैं हूं लंबा, मैं तो हूं पूरा अचंबा, कद्दू के मुकाबले में खीरे सी लगेगी तो। पूरा 5.5 फुट वृत्त मेरे पेट का है, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू। हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, सामने सुमेरु के मतीरे सी लगेगी तू। तालमेल तेरा मेरा हो ही नहीं सकता है, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू, ऊंट जी के मुंह में तो। ऐसा कहकर आदित्य जी भी बच गए। उनके बाद में लंबी श्रृंखला है। पद्मश्री अशोक चक्रधर जी, जिनके लिटरेचर पर मैंने पीएचडी की, वो बातें करते करते कविता करते हैं, कविता करते करते बातें करते हैं जी। तो लड़की माला लेकर उनके सामने गई तो देखिए उन्होंने लड़की से क्या कहा और देखिए अभिलाष जी किस रूप में कहा। भाषा, भाव और शैली बिल्कुल तीनों आपको एक ही कवि में मिलेंगी जो मेरी कल्पना में समाहित है। उन्होंने कहा कि आइए मेरी तरफ जरा आराम से आइए, वैसे तो आप सुंदर हैं, सलोनी हैं, मक्खन हैं, लौनी हैं, वलकल वसन में है, माया मृग छोनी है, प्यारी सी मूरत है, लेकिन हमारी नहीं, किसी और कवि की जरूरत। हम कवियों में तो बस एक हैं जिन्हें घराड़ी से बहुत अधिक प्यार है, प्यार की वजह से थोड़े से गंजे हैं लेकिन बहुत अधिक समझदार हैं, इतने ज्यादा कि सबको घर की बातें बताते हैं, 4 लाइना सुनाते हैं, पूरे पत्नी धर्मा है। अब तो आप समझ ही गई। हाँ, बिल्कुल समझ गई ना बहन जी। प्रिय भाई सुरेंद्र शर्मा है उन्हीं की जिंदगी में है पूरा पूरा अमन और चैन जी, इसलिए वहीं जाइए बहन जी। बहुत बढ़िया। लड़की सुरेंद्र जी के सामने आई तो देखिए उन्होंने अशोक जी को संबोधित करते हुए क्या कहा और किस प्रकार कहा। रे चक्रधर तुम्हारी जिंदगी पे मकड़ी का जाला क्यों पूर रिया है, चांद पे जो बाल बचे हैं इन्हें दुश्मन की ताई क्यों घूर रिया है। रे थारा महरा तो दोस्त दोस्त का, भाई बिरादर का नाता है, यदि या थारी बहन हो सके है तो मारी भी माता है। बहुत बढ़िया, माता है। बहुत अच्छा। एक छंद जो है वो क्या क्या लगती हो तुम, जो है अगर आप सुना सकें, क्योंकि वो भी बड़ा आजकल के जमाने को ये तो छंद मेरे बहुत लोकप्रिय हुए, पूरी दुनिया में मैंने सुनाए। तो एक ऐसी सुंदरी जिसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है, उसको समाज के अलग अलग लोगों ने देखा तो उन्हें वो कैसी लगी बताइए। इसमें कल्पना यह है कि किस व्यक्ति को वो कैसी लग रही है, आपको आनंद आएगा। मैं सुनाता हूं, देखिएगा। आपके मन तक पहुंचेंगे। ओ फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा, जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। लार टपकाते हुए चौबे जी ये कहने लगे, भूखा 4 दिन से हूं भोज लगती हो तुम, भूखा 4 दिन से हूं भोज लगती हो तुम, भूखा 4 दिन से हूं भोज लगती हो तुम। सुंदरी आगे बढ़ी और वो चलती चलती लखनऊ पहुंच गई। अच्छा, लखनऊ हमारा शायरों का शहर है, तहजीब का शहर है, तहजीब का शहर है। तो एक शायर ने उसे देखा तो देखिए शायर ने क्या कहा। ओ शायर ने कहा, क्यों ना तुम पे गजल कहूं शायरी का, मुझको शबाब लगती हो तुम, जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। और अगली पंक्ति तो कमाल की लिखवाई मां सरस्वती ने, जो देखने वाले हैं
आपको भी आपकी यूनिवर्सिटी के दिन याद आ जाएंगे। वो जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। बीए में जो बार बार फेल हो रहा था, बोला सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का। सुंदरी और आगे बढ़ी तो देखिए एक ऐसा तुकांत है अभिलाष जी, मेरे गुरुजी ने कहा कि ये तुकांत हमने कभी नहीं सुना। वो शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, उनको जरूरी इंसुलिन लगती है। क्या क्या चित्र की वो शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, उनको जरूरी इंसुलिन लगती हो तुम। लाखों अखियों में काले काले मेघ गिरते हैं, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम। प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, रियल एस्टेट एजेंट। वो प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, लफड़े की उनको जमीन लगती हो तुम। खांसते खखारते पड़े हुए जो खटिया पे, ऐसे खूसटों को भी हसीन लगती हो तुम, ऐसे खूसटों को भी हसीन लगती हो तुम। ओ तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है, मन का मयूर बोला घन लगती हो तुम। जिसके समीप आके शीतलता मिलती है, सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम, सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम। परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, उसे एक नंबर का धन लगती हो तुम। और अगली पंक्ति कमाल की है, ओ परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, उसे एक नंबर का धन लगती हो तुम। नेता बोला मार दूंगा सबको तुम्हारे लिए, मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम, मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम। तो एक जैन धर्म पर मैं आपकी कविता सुन रहा था, बहुत कम सुनने को मिलती है इस तरह की चीजें, लेकिन वो बहुत अच्छी थी, बहुत सीधी और सरल, और कहते हैं ना कि एक धर्म की खूबसूरती को बताने वाली। जरा वो जरूर हमारे दर्शकों को एक सुना दीजिए। कटेंगे जिंदगी के पाप सारे ही इसे पढ़कर, मिलेगी रोशनी तुमको नई अंधियार से लड़कर। जिन्होंने सार जाना है सभी धर्मों का कहते वो, जिन्होंने सार जाना है सभी धर्मों का कहते वो। नहीं है मंत्र दुनिया में कोई नमकार से बढ़कर, नहीं है मंत्र दुनिया में कोई नमकार से बढ़कर। वो जीवन की हर एक सरगम से ही संगीत लेते हैं, मिटाकर नफरतों को सारे जग को प्रीत देते हैं, मिटाकर नफरतों को सारे जग को प्रीत देते हैं। नहीं उनको जरूरत जिंदगी में धन की वैभव की, नहीं उनको जरूरत जिंदगी में धन की वैभव की। मुनि पिच्छी कमंडल से ही दुनिया जीत लेते हैं, मुनि पिच्छी कमंडल से ही दुनिया जीत लेते हैं। अहिंसा त्याग तप संयम की बनकर खान आए थे, सभी तीर्थंकरों की बन के वो पहचान आए थे, सभी तीर्थंकरों की बन के वो पहचान आए थे। ये मन में सोचना मत भूप एक इंसान आया था, ये मन में सोचना मत भूप एक इंसान आया था। गुरुवर विद्यासागर बन के खुद भगवान आए थे, गुरुवर विद्यासागर बन के खुद भगवान आए थे, गुरुवर विद्यासागर बन के खुद। सियासत व्यंग्यकारों का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट होती है जी, तो जरा एक मुझे सियासत पर खासतौर से अब जो गठबंधन चल रहे हैं, बड़ा खींचतान चलती है, तो गठबंधन पर एक अंतिम कविता आप सुना दें तो दर्शकों। देखिए मैंने बहुत लिखा है, राजनीति पर बहुत लिखा है जी, लेकिन एक बात मैं आपको अभिलाष जी ये बता दूं, आपसे पहली बात तो मुझे आज बातचीत करके बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि आपने बहुत गूढ़ता के साथ सारे तत्वों को, काव्य के कविता के तत्वों को समाहित किया, शुक्रिया। और दूसरी बात यह है कि जो व्यंग है उसका मूल तो
व्यंजना है और विसंगति से पैदा होता है। तो मैं एक दो छंद आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। राजनीति में तो कई बार नेता कैसे कैसे वायदे करते हैं। आपने गठबंधन की बात की, पहले गठबंधन पर सुनाता हूँ, फिर एक अपने मन का सुना देता हूँ। बिल्कुल, जरूर। मैं सुनाता हूँ गठबंधन में एक नेता दूसरे से क्या कह रहा है। जी। ओ एक ने दूजे से कहा, सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। ये है, देखिए ये प्यार मोहब्बत। मानिए, वाह, ये मोहब्बत। आज ओ एक ने दूजे से कहा, सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। दूजे ने तीजे से कहा, रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। दूसरी पार्टी में भी शामिल हो सकता हूं। चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, ओ तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला, पांचवें से यदि ना मलाई मिली, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। ये बिल्कुल सही बात सकता है कि न ये कई बार हम देखते हैं, हो रहा है। और एक छंद और सुनिएगा कि राजनीति में कई बार कैसे कैसे वायदे किए जाते हैं। हर असंभव काम को, अब चुनाव आने वाले हैं तो फिर चुनाव के समय वो संभव बना देते हैं। आनंद आएगा। मैंने व्यंजना में व्यंग का कवि हूं, अपने ढंग से कहा है। नेताजी ने वोटरों से कहा, यदि चाहोगे तो दाना पानी सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। असंभव है पर ये दिलवा सकते हैं। और नेताजी ने वोटरों से कहा, यदि चाहोगे तो दाना पानी सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। सातों सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा। सूरज को उत्तर दिशा से उगवाऊंगा। ठीक, कर सकते, मुश्किल है या कर सकते हैं? कर सकते हैं। सूरज को उत्तर दिशा से उगवाऊंगा। जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा। अच्छा। जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। एक बार बस जरा जीत मुझे दिलवा दो, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवा। तो ये सब कुछ हो सकता है। बहुत तो मैं समझता हूं कि व्यंग को भी समझना जरूरी है, उस विसंगति को भी समझना जरूरी है। प्रवीण शुक्ल के इतने सारे रंग और इतने कम समय में सबको बांध लेना बहुत मुश्किल था, पर हमने कोशिश की है कि प्रवीण जी से जो बेस्ट हम निकलवा सकते हैं इस सीमित समय में, वो निकलकर हमारे दर्शकों के दिल तक पहुंचे। प्रवीण जी, आप हमारे स्टूडियो आए, न्यूज़ 24 को वक्त दिया, दिल से कार्यक्रम का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया। मैं भी दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे भी इस दिल से मैं शामिल होकर, सच बता रहा हूं, शब्दों से नहीं, दिल से आनंद आया। अभिलाष जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार।